Hi everyone, here we have another video with the chapter first of your Indian economy. Now, personally, Indian economy was my favorite, and even it would be yours if you study it wisely because Indian economy is connected with what? With the humans. What happened in past? What are some policies that government made? These are only the things that Indian economy revolved with. What happened practically in India. So that has been there in this Indian economy. So here, firstly, we have to start the very first chapter of Indian economy, that is Indian economy on eve of independence. In this chapter, we have to study it like a story. Now, when we understand something like a story, it is more practically we tend to keep it in our mind. So please understand it in a story wise, not like a chapter wise. Okay, chapter wise feels like something boring, but if you will understand what the things happened, how the Britisher destroyed the Indian economy, how what were the main sector they focused to destroy the Indian economy, how the Indian economy was before independence, how it was after independence, and how during the Britishers period the Indian economy was. So the very first slide brings is that how was Indian economy before British rule. Now जब हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो क्या होता है कि इंडियन इकोनॉमी के तीन फ्रेजेस हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिशर्स के आने से पहले कैसी थी, इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिशर्स के आने के दौरान कैसी थी, और इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिशर्स के जाने के बाद कैसी हुई. सो ये तीन चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है, बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर. किसका? इंडियन इकोनॉमी का. सो द वेरी फर्स्ट थिंग वी हैव टू सी इज ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडियन इकोनॉमी कैसी थी. तो हम स्लाइड में देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी जो थी वो हमारे हैंडीक्राफ्ट जो थे, इंडियन इकोनॉमी के हैंडीक्राफ्ट्स, आपको आज भी पता होगा कि इंडिया के हैंडीक्राफ्ट जो हैंडमेड सुई धागे वगैरह वाले वर्क होते हैं वो काफी फेमस है. तो इंडियन इकोनॉमी में जो हैंडीक्राफ्ट थे वो बहुत फेमस थे, वाइडली नोन मींस उनकी वर्ल्ड वाइड पहुंच थी उनके हैंडीक्राफ्ट्स में. ओके, एग्रीकल्चर सेक्टर वाज अगेन मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब कि most of the population was dependent on the agriculture sector. Now the third point is exporter of finished goods. What was Indian economy? Indian economy पहली बात तो handicrafts, okay, widely known for handicrafts था, उसके सुई धागा वगैरह के वर्क जो हैंडमेड वर्क्स थे वो काफी फेमस थे वर्ल्ड वाइड. सेकेंड थिंग क्या था? एग्रीकल्चर मेन सोर्स था, ठीक है. और थर्ड थिंग क्या था? इंडियन इकोनॉमी जो फिनिश गुड्स है, मतलब कि हैंडीक्राफ्ट से बने हुए चीज, वॉल हैंगिंग्स और जो उलन के जो क्लोथ्स होते हैं, वुलन के क्लोथ्स, ये सब फिनिश गुड्स होते हैं. ये सब वो लोग वर्ल्ड वाइडली एक्सपोर्ट करते थे. मींस एक्सपोर्ट क्या होता है? अपने कंट्री से, ओन कंट्री से, होम कंट्री से कहा, बाहरी कंट्री में या फॉरेन कंट्री में भेजना सामान. ओके, इसके बदले आपको पेमेंट मिलती है, आप पेमेंट करते नहीं हो. सो इंडियन इकोनॉमी कैसी थी? बहुत ही फेमस थी हैंडीक्राफ्ट्स में, मेन सोर्स था एग्रीकल्चर और फिनिश गुड्स थे. आप देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी का फीचर तब क्या था जब ब्रिटिशर्स चले गए. अभी हमने क्या देखा था कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले क्या था, अब क्या देखेंगे हम लोग सीन कि ब्रिटिशर्स के जाने के बाद क्या था. अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है, क्या पकड़ लेते हैं, ये देखिए, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी आफ्टर ब्रिटिश रूल. आफ्टर ब्रिटिश रूल मींस ब्रिटिशर्स चले गए हैं, या फिर ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मींस इंडिपेंडेंस की शाम पे इंडियन इकोनॉमी कैसी थी. ओके, दिस वी हैव टू सी. फर्स्टली, इंडियन इकोनॉमी वाज अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. सो स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है? ऐसी इकोनॉमी जिसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है. स्टैग्नेंट मींस रुक जाना. So the economy that is having no growth is called
कॉल्ड एज स्टैग्नेंट इकोनॉमी। सो इंडिया का सारा क्या था, सारा चीज ड्रेन हो चुका था, पैसे नहीं बचे थे इंडियन इकोनॉमी के बाद, एकदम एक्सप्लॉइट हो गई थी। देयरफॉर द इंडियन इकोनॉमी वाज अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी। लो पर कैपिटा इनकम, इंडियन इकोनॉमी का पर कैपिटा इनकम मींस एनुअली जो एक इंसान पैसा कमाता था वो बहुत कम था। फर्दरली यू विल स्टडी कि एक इंसान सिर्फ 40 से 50 रुपए ही कमा पाता था। सो दैट इज पर कैपिटा इनकम वाज वेरी लो। एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस थी, ओके, बिकॉज क्या थे, जो पीपल थे वो सेल्फ सफिशिएंट थे, मींस वो सब्सटेंशियल फार्मिंग का यूज करते थे, दे वर नॉट कमर्शियल ओरिएंटेड। वो लोग सिर्फ अपनी फैमिली तक ही जो अनाज प्रोड्यूस करते थे वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए करते थे। एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस और भी कई रीजन से थी, जैसे कि इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह अच्छे नहीं थे, और मॉडर्न इनपुट नहीं था किसी भी क्रॉप को ग्रो करने का। ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन, ब्लीक मतलब क्या होता है, ना के बराबर इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी। आप देखेंगे कि सिर्फ एक ही टाटा एंड स्टील कंपनी थी जो कि 1907 में एस्टैब्लिश हुई थी। ओके, रैम्पेंट पॉवर्टी, रैम्प पॉवर्टी तो आपको पता है गरीबी, लेकिन रैम्पेंट पॉवर्टी क्या होता है, बहुत ही भारी मात्रा में पॉवर्टी, बहुत ही भारी मतलब बहुत ही हेविली, आधे से भी ज्यादा लोग क्या थे, पुअर थे। नाउ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स कोई ना रोडवेज ना रेलवेज, इन सब की फैसिलिटीज नहीं थी। ओके, ये हम लोग जाने कि इंडियन इकोनॉमी जब ब्रिटिशर्स चले गए तो कैसी थी। अब हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स के आने का पर्पस क्या था, आखिर वो किसी और कंट्री में आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे थे। तो ब्रिटिशर्स आए थे ताकि वो इंडिया को एज अ रॉ मटेरियल बना पाए, बीइंग इंडिया द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। आप इतना जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, हम लोग कॉटन प्रोड्यूस करते हैं, रॉ कॉटन प्रोड्यूस करते हैं, हम लोग रॉ सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो ऐसा क्यों कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेस बहुत अवेलेबल थे। Therefore, the Britishers note the fact and they have came just to invade India to India to basically मेक द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, ताकि वो अपनी होम कंट्री मींस ब्रिटेन का बेनिफिट कर पाए। सेकेंड थिंग वो क्या था, एक्सपैंड द मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस इन ब्रिटेन। अब वो यहाँ का कॉटन ले जाएंगे, सपोज करो यहाँ का रॉ कॉटन ले जा रहे थे और अपना ब्रिटेन में जहाँ पे उनकी हैवी इंडस्ट्रीज थी वहां पे एक कॉटन टी शर्ट, फुल कॉटन टी शर्ट बना के इंडिया के कॉटन से, इंडिया के रॉ मटेरियल से वो अपना फुल टी शर्ट बनाते थे, फिर इंडिया को ही बेचते थे। सो दैट वाज व्हाट थिंग, दैट इज वो अपना इंडस्ट्रियल बेस क्या कर रहे थे, मजबूत कर रहे थे, और इंडिया एक्सप्लॉइट हो रहा था। सो देयरफॉर व्हाट वाज द पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल, कि क्या था, वो फर्स्टली इंडिया को रॉ मटेरियल सप्लायर बनाना, और सेकेंडली इंडिया अपना जो इंडस्ट्रियल बेस था उसको एक्सपैंड करना। नाउ दिस स्लाइड ब्रिंग्स अस टू हाउ द ब्रिटिशर्स डिस्ट्रॉयड इंडिया। हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमने देखा कि इंडियन इकोनॉमी पहले कैसी थी, फिर हमने क्या जाना कि इंडियन इकोनॉमी बहुत ही एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग थी, ठीक है, इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स बहुत फेमस थे। फिर हमने जाना कि जब ब्रिटिशर्स चले गए तो इंडियन इकोनॉमी कैसी रही। उसके बाद से आइए उसके में जाना कि इंडियन इकोनॉमी जो थी वो ब्रिटिशर्स आए थे तो इंडियन क्या करने आए थे, वो तो हमने जाना कि वो पूरा एक्सप्लॉइट करने आए थे। अब हम देखेंगे कि वो कैसे मेनली इंडियन इकोनॉमी जब इतनी अच्छी फुल रिसोर्स बेस थी तो उन्होंने कैसे इंडियन इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय किया। ओके, अब देखेंगे as the Indian economy, how as the Indian was the colony of Britain। इतना याद रखेंगे कि इंडिया क्या थी, ब्रिटेन की एक कॉलोनी थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 मेन एरियाज पे इंडियन इकोनॉमी को हिट किया। अब वो 3 मेन एरियाज क्या थे, एग्रीकल्चर सेक्टर को हम लोग प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं, देन इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड फॉरेन ट्रेड। these were the 3 main aspect, these were the 3 main areas जहां पे ब्रिटिशर्स ने अटैक किया था इंडियन इकोनॉमी पे, और बहुत ही
सफाई तरीके से उन्होंने क्या किया था, इंडियन इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय किया था। एग्रीकल्चर सेक्टर में वेरी इंपॉर्टेंट जमींदारी सिस्टम लगा दिया था ब्रिटिशर्स ने। इस सिस्टम को हम लोग आगे की स्लाइड्स में बहुत ही इजीली और बहुत ही अच्छे से समझेंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या किया था, हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। जब भी इंडिया से फिनिश गुड्स अगर किसी और कंट्री में जाते हैं, उस पे बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए। जब भी फिनिश गुड्स इंडिया से बाहर जाएगा तो उस पे बहुत ज्यादा टैक्सेस लगेंगे। इस तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर बर्बाद हुआ। कैसे, जब भी अगर सपोज करो मेरा 10 रुपए का सामान है, मैं 10 रुपए की टी शर्ट अगर बाहर भेज रही हूँ, उस पे 6 रुपए टैक्स लग जा रहा है गवर्नमेंट का। ओके, तो वो टी शर्ट आगे फॉरेन कंट्री में कितने की होगी, 16 रुपए की हो जाएगी। आखिर तो ये 6 रुपए तो गए गवर्नमेंट के पास। और जब कोई सामान महंगा हो जाता है तो क्या उसे कोई खरीदता है, नहीं खरीदता है। Therefore, this is how the industrial sector was destroyed. Now the foreign trade, how was the foreign trade destroyed? Duty free import on machine made product from Britain. अब देखो, यहाँ से जब सामान फिनिश गुड्स जाएगा तो उस पे हेवी टैक्सेस लगेंगे, इससे इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा बर्बाद हुआ। और जब ब्रिटेन से सामान आएगा, दैट मीन्स इंपोर्ट हो रहा है, उस पे टैक्स फ्री रहेगा वो। देखो भला ये क्या बात हुई। जैसे कि क्या होता है कि जब इंपोर्ट क्या होता है, जब आप बाहर से सामान खरीदते हो, मंगाते हो। एक्सपोर्ट क्या होता है, जब आप बाहर सामान भेजते हो। तो फॉरेन ट्रेड कैसे बर्बाद हुआ हमारा, जब ब्रिटेन से कोई सामान आ रहा है, वहां पे 10 रुपए का सामान बन रहा है और वो 10 ही रुपए में हम खरीद रहे हैं, तो ब्रिटेन वालों की तो मौज है, क्योंकि हम लोग को क्या है, हम लोग को सस्ता सामान मिल रहा है। अब हम लोग 16 रुपए वाला सामान खरीदेंगे कि 10 रुपए वाला सामान खरीदेंगे, 10 वाला, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए ब्रिटेन के मशीन मेड गुड्स की प्रोडक्ट बढ़ी। ओके, और मीन्स डिमांड बढ़ी। ओके, और हमारी डिमांड कम हुई। अब एक और फैक्टर है, क्योंकि इंडिया में हैंडीक्राफ्ट्स थे, इंडिया में कोई इंडस्ट्री नहीं थी। देखो क्या था, हाथ से बुनाई करते थे सारे जो भी स्मॉल बिजनेस वाले लोग थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले लोग थे। और ब्रिटेन में अगर कोई भी चीज अगर मशीन में बनेगी तो उसमें क्या होगा, उसका कॉस्ट कम आएगा। वेयरएज अगर कोई अपने हाथ से अपना टाइम दे के काम कर रहा है तो उसका कॉस्ट ज्यादा आएगा। ओके, सो दैट वाज अनदर रीजन जिससे इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉरेन सेक्टर क्या हुआ था, बर्बाद हुआ था। दिस कम्स टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था हमारे इंडिपेंडेंस के समय। Before the colonial government, mainly 75%. See the such a huge number, 75%, आधा से ज्यादा एग्रीकल्चर किस पे डिपेंडेंट थी हमारा, आधा से ज्यादा सेक्टर, आधा से ज्यादा एग्रीकल्चर, आधा से ज्यादा हमारी पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट थी। और ब्रिटिशर्स ने ये कैसे डिस्ट्रॉय किया, जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू लगा के। व्हाट, डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू लगा के हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ब्रिटिशर्स ने बर्बाद। So, okay, we were now discussing about the zamindari system. So, zamindari system is a system of land revenue that the British government has made. तो इस जमींदारी सिस्टम में क्या होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो पीस ऑफ लैंड थी वो सारी जमींदार्स के नाम कर दी। ओके, सो लैंड ओनर्स कौन थे, जमींदार्स। अब बचे टिलर्स, ऐसे लोग जिनके पास कोई भी लैंड नहीं थी। तो अब वो जो टिलर्स थे वो उन जमींदारों के लैंड पर वर्क करते थे। ओके, नाउ जब वो वर्क करते थे तो जो भी पैसे आते थे, इनकम आती थी उनकी क्रॉप को बेच करके या कुछ भी करके, जो भी इनकम आती थी, तो जमींदार ने एक ऐसी, ये जमींदारी सिस्टम एक ऐसी पॉलिसी थी कि जमींदार जितना चाहे उन टेलर से ले सकते हैं। लाइक जितना भी वो इनकम चाहे वो ले सकते हैं जमींदार टेलर से। और एक फिक्स्ड सम ऑफ रेवेन्यू जमींदार को ब्रिटिश गवर्नमेंट को भरनी है। So let's just see line by line, that would be more clear to us.
So firstly, see, zamindari system of land revenue was a discriminatory revenue policy. Revenue policy means ये पैसे की एक policy थी that was made by whom? Made by the British government. It represents a triangular relationship between the tillers. Now tillers, what I told you, tillers were the landless labor, and zamindars who were the owner of the land, and British government who has made this rule. So what was the zamindari system? It was a triangular relationship. This is a triangle, and it was a triangular relationship. So between the British government. So here was your British government. Here was your. I'm sorry, I'm still learning how to write on this. There was the British government. Let's just write B government. Oh, so here was your British government, okay? Now in the mid it was zamindars. In mid it was zamindars, okay? And at the end there were tillers, okay? At the end there was tillers and there was British government. Now what happened is the British government take a fixed sum of revenue from whom? From the zamindars, and zamindar take this as much as they want from the tillers. That was not fixed, okay? Zamindar could take anything how much they want from the tillers. They therefore what happened in this system was the zamindar had very much, they had very surplus. They मीन्स उनकी लाइफ तो एकदम सेट थी, बहुत अच्छे से वो अपनी लाइफ स्पेंड करते थे. फर्स्ट कौन था? टिलर्स. बिकॉज उसके पास उतनी इनकम ही नहीं बचती थी कि वो फर्दर इन्वेस्टमेंट कर पाए, वो फर्दरली अपने लिए ही लैंड खरीद पाए, बिकॉज जमींदार टिलर्स को एक्सप्लॉइट कर देते थे. ओके, नाउ जमींदार वर डिक्लेयर्ड द ओनर ऑफ द लैंड, हियर यू कुड सी, एंड दे यूज्ड टू पे द फिक्स सम ऑफ रेवेन्यू टू whom? To the British government. And tillers were what? The tillers were the landless labor that were cultivated on the land. उनके पास खुद की लैंड नहीं थी, तो जमींदार के लैंड पे they used to work. Okay, zamindar exploited the tillers as much as they want. So this was all about the discriminatory zamindari system. It is such an important topic from your board exam or your pre-board perspective. Now comes the another, that is your. Now this is drain of India's wealth or use of war expense. Now what I have said was, जब हम export करते थे तो हमें heavy duties पे करनी पड़ती थी. तो ये heavy duties किसके पास जाती थी? ये heavy duties जाती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास. प्लस वो अलग अलग टैक्सेस, जैसे कि जमींदारी सिस्टम से टैक्स लेते थे, और भी अलग अलग कोटाज और टैरिफ्स उन्होंने लगाए थे, जिससे वो किससे? जो इंडिया की जनता थी उनसे पैसे वसूलते थे. अब वो पैसा कहाँ जाता था? जैसे कि हम गवर्नमेंट को टैक्सेस भरते हैं, फाइन्स भरते हैं, फीस भरते हैं, तो उससे गवर्नमेंट क्या करती है? हमारे कंट्री का डेवलपमेंट करती है. वो हमारे गवर्नमेंट के पास पैसा रहता है, उसी से डैम्स, रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्ट होते हैं. लेकिन जो भी पैसा ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया से लेती थी, वो पैसा आखिर जाता कहाँ था? तो अब आप देखिए इस स्लाइड में, so this is the topic that is written in the NCERT, and it is again, this topic is very important from your exam perspective. How the question could come, how the drain of India's wealth took place, or what was the use of war expense? Uses of war expense, that means whatever, that means how the India's money was used as a war expense. ठीक है? Now the first point, how was the drain of India's wealth? Firstly, जो expense था, इंडिया का expense था, वो war के लिए यूज हुआ, जिसमें ब्रिटेन ने पार्टिसिपेट किया था. वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था उस टाइम पे, जिसमें किसने पार्टिसिपेट किया था? ब्रिटेन ने. देयरफॉर इंडिया से काफी सोल्जर्स भी गए उसमें, और जितना भी एक्सपेंस था वो वॉर के इक्विपमेंट्स में और ब्रिटेन के लोगों को फायदा करने में यूज होता था. सेकेंड पॉइंट इज टू मेक द पेमेंट टू द expense incurred by the office set up by the colonial government in the Britain. अब जो भी ऑफिसेस सेटअप होते थे
कॉलोनियल गवर्नमेंट में, दैट मीन्स ब्रिटेन में अगर कोई ऑफिस, सिंपल सी भाषा में समझे तो अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई भी ऑफिस सेटअप करेंगे, कोई घर लेंगे, आपको फंड की रिक्वायरमेंट होगी। ये सब फंड कहाँ से आता था? इंडिया से जाता था ब्रिटेन के लिए। एंड टू इम्पोर्ट द इनविजिबल गुड्स, इनविजिबल, ओके, इनविजिबल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि जब बॉर्डर क्रॉस होता है तो वो दिखाई नहीं देते हैं। सो उन गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए भी वॉर के एक्सपेंस यूज होते थे। Therefore, this topic is completed. Now let's just move to next topic, that is important dates. Again, just learn this date by heart because it will help in your CUET and your board exams very much. Okay. हम देखेंगे पहले तो पहली इंपॉर्टेंट डेट है स्विस कैनाल की। नाउ व्हाई वाज स्विस कैनाल मेड? सो टू रिड्यूस द कॉस्ट, स्विस कैनाल वाज मेड to reduce the transportation cost between Britain and इंडिया। क्योंकि पहले जब पानी के थ्रू ओके इंडिया से चीजें जाती थी, इंडिया से रॉ मटेरियल ब्रिटेन जाता था, तो वो अफ्रीका होते हुए जाता था, दैट मीन्स यूरोपियन कॉन्टिनेंट को क्रॉस करके, यूरोपियन कंट्रीज को क्रॉस करके जाता था। सो इससे कॉस्ट काफी ज्यादा आता था क्योंकि हमें ब्रिटेन को यूरोपियन कंट्रीज को सम पैसे, थोड़े से टैक्सेस भरने होते थे। देयरफॉर क्या किया ब्रिटिशर्स ने? एक स्विस कैनाल बिल्ड किया जो कि डायरेक्ट रूट ले जाता था इंडिया से ब्रिटेन तक का, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम हो पाए। सेकेंड, सो दैट योर स्विस कैनाल वाज मेड इन 1869। नाउ फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस की फर्स्ट टाइम पॉपुलेशन सेंसस की इंडिया में कितने लोग हैं ये काउंटिंग कब हुई थी? सो काउंटिंग वाज डन इन 1881। द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस वाज इन 1881, स्विस कैनाल 1869। Now the demographic transition. Now what is this demographic transition? Demographic transition took place in 1991. After this, India's population never declined. Okay, after this demographic transition, the India's population never declined. Earlier, what used to take place? India की population fluctuating थी, कभी ज्यादा पॉपुलेशन होती, कभी पॉपुलेशन बढ़ती थी, कभी घटती थी, बढ़ती थी, घटती थी। लेकिन 1920 के बाद से आज तक इंडिया की पॉपुलेशन कभी नहीं घटी, कंटिन्यूसली वो राइज की। नाउ रेलवेज कब बिल्ड हुए थे? रेलवेज वर बिल्ड इन 1850 एंड टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी कब बिल्ड हुई थी? 1907 में। सो जस्ट लर्न दिस डेट राइट नाउ ओनली। Your Swiss Canal 1869, Railways 1850, then your Tata Steel and Company 1907, and your population census 1881 and your demographic transition 1921. Now the important dates. Firstly, life expectancy kya thi at the time of independence? That was just 32 years. That means 32 years is such a small age, and currently life expectancy is your 69 years. Therefore, you could see how much the India has evolved around over the years. Therefore, at that time, the life expectancy was only 32 years. Then the literacy rate of India was 16%. Only 16% of the total population was literate. Infant mortality rate, that means how much children from every 1,000 children, how much children remains alive before completing their first birthday. So only 218 per 1,000 children so that were alive. So you could see this is such a small number, and you could see that how much bad the policies, the poor infrastructure, the poor health condition would be, that these all things took place. With this, we have concluded all the main chapters, all the main topics, all the important dates, all the important data, whatever the important points were there, that we have discussed in the one shot. And within the 23 minutes, you could say within 25 minutes, we have completed entirely chapter very accurately. Okay, so please like, share and subscribe this video. Thank you.